विष्णु, सुनो ना, तुमने कुछ नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों से? क्या नोटिस करना है? यही कि दूध वाले ने फिर से पानी मिलाना शुरू कर दिया है, या फिर यह कि हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी ने नया कुत्ता पाल लिया है जो रात भर भौंकता है। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मम्मी जी की बात कर रही हूँ। जब से दादी सास की डेथ हुई है, मम्मी जी बदली बदली नहीं लगती? मम्मी जी? अरे बदला बदला क्या लगना है, दादी जी शांत हुई तो थोड़ा दुखी होंगी। उम्र भर सेवा की है उनकी, थक गई होंगी बेचारी। हो सकता है कोई बात हो। कोई बात हो? अब किस तरह से बात कर रहे हो? जरा दिमाग पर जोर डालो। मम्मी जी पिछले 40 सालों से डेली सुबह ठीक 4 बजे उठ जाती थी। 6 बजे तक उनकी पूरी लंबी चौड़ी पूजा पाठ खत्म हो जाती थी। 5 बजे तो वो पापा जी को बेड टी बनाकर उनके हाथ में थमा देती थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से पता नहीं क्या हुआ है, मम्मी जी 7 बजे सोकर उठ रही है। कल तो मैंने देखा वो आराम से चादर तान कर सो रही थी और पापा जी रसोई में खुद चाय का पतीला ढूंढ रहे थे। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है तबीयत खराब हो। नहीं, तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। मैंने कल ही उनका बीपी चेक किया था, एकदम परफेक्ट है। और जब मैंने पूछा मम्मी जी कोई तकलीफ है क्या, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, बस सोने का मन था तो सो गई। रोज की तरह उनका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था, बल्कि चमक रहा था। अरे ठीक है बाबा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। इस मम्मी जी पुराण पर बाद में बात करेंगे, मुझे लेट हो रहा है। विष्णु अपना बैग उठाता है, तभी नेहा के फोन पर एक जोरदार नोटिफिकेशन टोन बजती है। नेहा स्क्रीन देखती है और अचानक खुशी से चीख पड़ी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! विष्णु, विष्णु, रुकिए रुकिए रुकिए! अरे क्या हुआ, सांप देख लिया क्या सुबह सुबह? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे सांप नहीं, जबरदस्त खुशखबरी है, जरा सुनो तो। हाँ बताओ, क्या लॉटरी लगी तुम्हारी? लॉटरी से भी बढ़कर है। मैं पिछले 6 महीने से जिस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ट्राई कर रही थी ना, जिसके 3 राउंड इंटरव्यू दिए थे, फाइनली फाइनली मैं उसमें अपॉइंट हो गई हूँ। ये देखो, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है मेल पर, मेरी जॉब लग गई विष्णु। मैं कितने दिनों से इस घर में बैठी थी, भगवान ने सुन ली मेरी। थैंक यू गॉड। अरे वाह नेहा, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। लेकिन नेहा जॉब तो ठीक है, पर हमारा 7 महीने का छोटा बाबू, उसका क्या होगा? तुम ऑफिस चली जाओगे तो उसे कौन संभालेगा? तुम भी ना यार, 7 महीने का हो गया है हमारा बाबू, कोई न्यू बॉर्न थोड़ी ना है। और फिर मम्मी जी है ना घर पर, मम्मी जी आराम से बच्चे को देख लेंगी। और वैसे भी आजकल डे केयर में तो बच्चों को देने लायक जमाना ही नहीं रहा। आए दिन न्यूज में दिखाते रहते कि बच्चों को ठीक से भी नहीं रखते, और मेड को भी इतने छोटे बच्चे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो यही सबसे सही रहेगा, मम्मी जी हमारे बच्चे को प्यार से देख लेंगी और मैं बिना किसी टेंशन के ऑफिस जा सकूंगी। हाँ ये बात तुमने सही कही, माँ से बढ़कर बच्चे को कौन रख सकता है। चलो, दोनों पति पत्नी की टेंशन खत्म। हाँ ठीक है, तो मैं अपनी तैयारी करती हूँ, मुझे परसों से ही ऑफिस ज्वाइन करना है। आज का दिन बस शॉपिंग और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में जाएगा। शाम के समय ससुर राम प्रभाकर जी दुकान से थक के हारे लौटते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ है। वहीं सास कावेरी जी सोफे के दूसरे कोने पर बैठी फोन में कुछ ध्यान से देख रही थी। अरे भाग्यवान, ओ कावेरी जी, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, गला सूख कर कांटा हो गया है। अरे सुनती हो, मैं कह रहा हूँ पानी दे दो, दुकान से थक कर आया हूँ, कम से कम घर आते एक गिलास पानी तो नसीब होना चाहिए इस घर के मालिक को। कावेरी जी फिर भी फोन स्क्रॉल करती रहती है। अब राम प्रभाकर जी का पारा चढ़ गया, वो सोफे से खड़े होकर चिल्लाए, अरे ओ कावेरी, बहरी हो गई हो क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तो क्या देख रहे हो उस डिब्बे में जो साक्षात पति सामने खड़ा है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा? सुनाई देता है जी, कान एकदम ठीक है मेरे। हाँ? सुनाई देता है तो आती क्यों नहीं? पानी मांगा है, पानी भी नहीं दे रही हो, यह क्या तमाशा लगा रखा है? पानी पीना है ना, तो रसोई में मटका भी है, ग्लास भी वही है, खुद जाकर पी लीजिए। अब हाथ पैर तो आपके सलामत है ना। क्या कहा? मैं खुद पानी ले लूं? 40 साल की शादी में आज तक राम प्रभाकर खुद रसोई में पानी लेने नहीं गया। हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारा इतना बदला बदला स्वभाव क्यों हो गया पिछले कुछ दिनों से? मैं किसी चीज के लिए कहता हूँ तुम सुनती नहीं हो। मर्यादा भूल गई हो क्या इस घर की? कावेरी जी इस चिल्लम चिल्ली का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप खड़ी होती है, अपनी साड़ी का पल्लू संभालती है और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये तो अंदर जाकर कुंडी मार ली। हे भगवान, इस औरत को क्या भूत चढ़ गया है, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। अगली सुबह लिविंग रूम में पूरा परिवार जमा था। कावेरी जी अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे मम्मी, ये बैग लेकर आप कहाँ चली सुबह सुबह? बुआ जी के यहाँ जा रही हैं क्या? नहीं विष्णु, मैं अपनी सहेलियों विमला, सुधा और सरोज के साथ ट्रिप पर जयपुर और उदयपुर जा रही हूँ। पूरे 20 दिन का टूर है। क्या? ट्रिप पर जा रही हैं, वो भी अपनी सहेलियों के साथ?
मम्मी जी ऐसे अचानक कौन सी ट्रिप? आपको पता भी है कल से मेरी नौकरी शुरू होने वाली है। मुझे परसों सुबह ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। हाँ मम्मी, ये क्या मजाक है? ऐसे अचानक बिना बताए आप ट्रिप का प्लान कैसे कर सकती हैं? नेहा की जॉब लग गई है इतनी मुश्किल से। ऐसे में अगर आप चली जाओगी तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे को देखना है तो कोई आया रख लो, या फिर वो जो आजकल खुला है ना तुम्हारे मॉडर्न जमाने में, वो क्या कहते हैं, हाँ डे केयर, वहां रखवा दो। आजकल तो हर चीज का सोल्यूशन इंटरनेट पर मिल जाता है। तुम लोग तो वैसे भी बहुत मॉडर्न और पढ़े लिखे हो ना, कर लो खुद ही मैनेज। मम्मी जी आपको पता है ना जमाना कितना खराब है। आजकल न्यूज चैनल देखिए, आया बच्चों के साथ क्या क्या करती है। ऐसे पराये लोगों के भरोसे इतने छोटे बच्चे को छोड़ने वाला जमाना है क्या? अब दादी होकर ऐसा कैसे सोच सकती हैं? हाँ माँ, नेहा सही कह रही है। समाज में कितनी गंदगी फैली है। हम अपने खून के टुकड़े को किसी अजनबी के हाथ में कैसे सौंप दें? और कावेरी, तुम बोल रही हो कि तुम इस घर की बड़ी बूढ़ी हो। तुम्हारी उम्र तीर्थ यात्रा करने की है, ये सहेलियों के साथ सैंडल पहनकर घूमने फिरने की नहीं। इस उम्र में ट्रिप पर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि राम प्रभाकर की पत्नी बुढ़ापे में सठिया गई है। चलो चुपचाप ये बैग अंदर रखो और रसोई संभालो। बहू कल से नौकरी पर जाएगी तो घर का खाना कौन बनाएगा? कावेरी जी सबकी बातें सुनती है, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वो अपनी कलाई घड़ी देखती है। बाहर विमला जी की गाड़ी आ गई है, हॉर्न बजा रही है, मुझे देर हो रही है। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। कावेरी, मैं इस घर का मुखिया कह रहा हूँ, रुक जाओ। अगर आज तुम इस चौखट से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। कावेरी जी बिना पीछे मुड़े, बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपना बैग उठाती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। पीछे राम प्रभाकर, विष्णु और नेहा हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं। समझ में नहीं आता आखिर मम्मी जी को क्या हुआ है। पूरा दिन मंदिर में रहने वाली मम्मी जी ट्रिप पर क्यों जा रही है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मम्मी को क्या हो गया। पर कोई बात तो है। तो वही कावेरी जी जयपुर के किलों में घूमने लगी, अपनी सहेलियों के साथ चश्मा लगाकर हंसने लगी। उन्होंने वहां एक शॉर्ट टर्म डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो खुलकर घूमर और राजस्थानी लोक नृत्य सीखने लगी। वहीं दूसरी तरफ घर का नजारा एकदम नरक जैसा हो चुका था। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा था। राम प्रभाकर जी बिना धुली बनियान पहने सोफे पर बैठे सब्जियां काट रहे थे। नेहा किचन में बिखरे बालों के साथ जली दाल के बर्तन साफ कर रही थी। अरे नेहा, आज फिर चाय में चीनी डालना भूल गई तुम। और ये पराठा है या लोहे का तवा, चबाया ही नहीं जा रहा। जब से तुम्हारी सास गई है इस घर का अनुशासन तो जैसे मर ही गया है। पापा जी, मैं सुबह 5 बजे उठकर बच्चे के लिए दूध गर्म करती हूँ, फिर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर खुद तैयार होकर 10 बजे भागते भागते ऑफिस जाती हूँ। वहां बॉस की किचकिच सुनो, फिर शाम को आकर झाड़ू पोछा बर्तन संभालो। मैं इंसान हूँ या कोई रोबोट? मम्मी जी ने तो हाथ ही कर दी। फोन करो तो काट देती है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उनका। मैंने कल माँ को फोन किया था, उन्होंने बस इतना कहा कि मैं ठीक हूँ, कठपुतली डांस देख रही हूँ, बाद में बात करूंगी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। माँ की इस बचकानी हरकत की वजह से पूरा घर तबाह हो गया है। आने दो उसे, इस बार मैं ही बात करता हूँ। करीब 20 दिन बाद कावेरी जी घर लौटती हैं। उनका रंग थोड़ा सांवला हो गया था धूप की वजह से, लेकिन उनकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका मम्मी जी। घूम आई आप? खूब एंजॉय कर लिया है? चलिए अब आप आ गई है तो भगवान का शुक्र है। अब कल से आप बच्चे को संभाल लेना। मेरी जॉब में बहुत बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। अब मैं बिना किसी टेंशन के पूरे टाइम ऑफिस में फोकस कर सकूंगी। कावेरी जी नेहा की तरफ देखती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। वो अपने बैग से कपड़े निकालने लगी। माँ, नेहा कुछ पूछ रही है आपसे। अब तो आप आ गई हो ना? मैंने सुना विष्णु, मैं बाहर ही नहीं हूँ, लेकिन कल से मैं सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक घर पर नहीं रहूंगी। क्यों? अब कहाँ जाना है आपको? ट्रिप तो खत्म हो गई ना मम्मी जी? हाँ, ट्रिप खत्म हो गई, लेकिन जो डांस क्लास मैंने जयपुर में ज्वाइन की थी ना, उसकी एक ब्रांच अपने इसी शहर में भी है, तो कल से मेरे वहां रेगुलर क्लासेस है। क्या डांस क्लास इस बुढ़ापे में? कावेरी, मती मारी गई है क्या तुम्हारी? लोग सुनेंगे तो थू थू करेंगे। कावेरी जी ने अपने पति को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अब उन्होंने साड़ी नहीं पहनी, उन्होंने एक साधारण लेकिन ढीला ढाला सलवार सूट पहना हुआ था और बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। वो अपने फोन पर ट्राइपॉड सेट कर रही हैं। अरे ये क्या नया हुलिया बना लिया तुमने? और ये साड़ी कहाँ गई तुम्हारी? इस उम्र में सलवार सूट पहनकर लड़कियों की तरह घूम रही हो। शर्म हया सब बेच खाई है क्या? क्यों, इसमें क्या बुराई है? सूट में क्या दिक्कत है? पूरा शरीर तो ढका हुआ ही है ना, कोई छोटे कपड़े थोड़ी ना पहन लिए मैंने। और साड़ी मैंने इसलिए पहनना बंद कर दिया क्योंकि जब मैं डांस क्लास में कथक और सेमी क्लासिकल की प्रैक्टिस करती हूँ तो साड़ी पैरों में फंसती है और फिर गिरने का डर रहता है।
सूट में प्रैक्टिस आसानी से हो जाती है। हाय रे किस्मत, इस उम्र में हड्डियां टूट जाती है ना तो दोबारा जुड़ती भी नहीं है डॉक्टर के प्लास्टर से। अरे ये कौन सा चस्का लगा हुआ है तुम्हें बुढ़ापे में नाचने कूदने का? बुढ़ापे में राम राम जपने की बजाय छम्मक छल्लो बन रही हो। और मम्मी जी जरा ये देखिए, पूरे मोहल्ले की औरतें और हमारी वो चाची जी सब आपका मजाक उड़ा रही हैं। आपने जो कल सोशल मीडिया पर वो डांस करते हुए रील्स डाली है ना, और सोशल मीडिया पर जो फोटो पोस्ट की है वो सबने देख लिया। हमारी किटी पार्टी के ग्रुप में सब हंस रहे थे कि देखो राम प्रभाकर जी की धर्मपत्नी क्या लटके झटके दिखा रही थी। हाँ माँ, सोशल मीडिया पर आपके वीडियो देखकर मेरे ऑफिस के दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, यार आंटी जी तो बड़ी रॉकस्टार निकली। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि क्या बताऊं। हमारे परिवार के समाज में कितनी बेइज्जती हो रही है, पापा जी की मार्केट में कितनी साख है, उनकी कितनी बेइज्जती हुई, इसका आपको अंदाजा भी है? तुम लोगों को शर्म आ रही है तो सोशल मीडिया मत देखा करो, अनइंस्टॉल कर दो फोन से। और चाची जी को बोलना कि अपने घुटनों का ग्रीस चेक करवाया, दूसरों के वीडियो देखने से उनके घुटने ठीक नहीं हो जाएंगे। कावेरी तुम हद पार कर रही हो। बहू मना कर रही है, बेटा मना कर रहा है, मैं मना कर रहा हूं, पर तुम किसी की सुन ही नहीं रही हो। हाँ, क्योंकि अब मैंने सुनना बंद कर दिया है। मुझे देर हो रही है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। कावेरी जी फिर से चली जाती है। राम प्रकार, विष्णु और नेहा गुस्से में एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। शाम का समय है, कावेरी जी क्लास से लौटती हैं। हॉल में राम प्रभाकर जी हाथ में एक स्थानीय अखबार लिए गुस्से में टहल रहे थे। जैसे ही कावेरी जी अंदर आई, उनका पारा और हाई हो गया। बस अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है कावेरी। ये क्या है? इस शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में कोई महिला नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है और इसमें इस पूरे शहर के सामने तुम्हारा नाम कावेरी प्रभाकर लिखा हुआ है। तुम इसमें भाग ले रही हो, ये सब क्या है? जी हाँ, मेरे डांस टीचर ने मेरा फॉर्म भरा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। परसों शाम को मेरा स्टेज परफॉर्मेंस है। स्टेज परफॉर्मेंस? तमाशा बना दिया तुमने इस खानदान का। यहां तक तो फिर भी ठीक था, चलो मैं दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर रहा था कि तुम छुप छुप कर किसी कोने में सखियों के साथ डांस सीख रही हो, लेकिन अब तुम सरेआम स्टेज पर चढ़कर नाचोगी, हजारों लोगों के सामने नाचकर गिरोगी, लोग तालियां बजाएंगे, सीटियां मारेंगे। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस उम्र में शोभा नहीं देता, आपको घर में रहना चाहिए, अपने पोते को संभालना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। मम्मी जी, आपकी जिद की वजह से मेरी नौकरी दांव पर लगी हुई है। मैं ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा आधा दिमाग घर के कामों और बच्चों में लगा रहता है। आपकी वजह से बहू नौकरी ना कर पाए, ये कहाँ का न्याय है? बंद करो तुम अपना ये ढोंग। ये जो फालतू की नौटंकी पिछले 1 महीने से कर रही हो ना, इसे तुरंत बंद करो। ये उम्र तुम्हारी पूजा पाठ करने की है, माला जपने की है, पोते को लोरी सुनाने की है, ना कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और स्टेज पर नाचने की। तुम्हारी वजह से इस घर का पूरा सुख चैन छीन गया है। ढोंग, नौटंकी, मर्यादा, आज तुम सबने मिलकर बहुत बोल लिया ना। अब चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो, क्योंकि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तुम क्या बात करते हो राम प्रभाकर जी कि मेरी वजह से घर का सुख चैन छीन गया? जब मैं सिर्फ 17 साल की थी तब इस घर में ब्याह करके आई थी। 17 साल की एक नादान बच्ची। आते ही तुम्हारी माँ यानी कि मेरी सास ने मुझे ऐसे दबाकर रखा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बंधुआ मजदूर हूँ। तुम्हारे पिताजी, मेरे ससुर जी, उनकी जरा सी आवाज से मेरे पैर कांपने लगते थे। हमेशा घूंघट में रहती थी मैं, यहाँ तक कि खिड़की से बाहर झांकने की भी इजाजत नहीं थी मुझे। कोई मुझे कुछ भी कह देता था, गाली दे देता था, ताने मार देता था, मैं सिर झुकाकर रो लेती थी, पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम सब अपने मन से जीते थे ना। मुझे रोज सुबह ठीक 4 बजे उठा दिया जाता था। सर्दी हो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, रसोई में जाकर पानी छूना पड़ता था। और तुम तो अपनी माँ के इशारों पर नाचते थे राम प्रभाकर जी। कभी अपनी इस पत्नी के हक में एक शब्द भी बोला तुमने? घर का सारा काम, सुबह से लेकर आधी रात तक बर्तनों का वो पहाड़ मांझना, पूरे घर में घुटनों के बल बैठकर झाड़ू पोछा करना, और ऊपर से तुम्हारे उस बड़े खानदान के आए दिन आने वाले मेहमानों का खाना बनाना, वो भी 5-5 हाथ का लंबा घूंघट काट कर। सांस तक नहीं ली जाती थी मुझसे उस घूंघट के पीछे। मम्मी जी, हम वो पुराना जमाना। चुप रहो नेहा, तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम पुरानी औरतों ने क्या क्या सहा है। मुझे बचपन से डांस करना कितना पसंद था।
जब मैं मायके में रेडियो पर कोई गाना सुनती थी तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते थे। मेरी शादी में मेरी सहेली ने मुझे बड़े चाव से एक जोड़ी घुंघरू दिए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने, मेरी उस सास ने जब उन घुंघरुओं की आवाज सुनी ना, तो उन्होंने पूरे समाज के सामने मुझे उल्टा कहा और मेरे घुंघरू को उठाकर कुएं में फेंक दिए। मेरे पैर मानो हमेशा के लिए जंजीरों से बांध दिए गए। कावेरी, वो पुराना जमाना था, रीति रिवाज थे, लेकिन अब इस उम्र में शौक पूरे करने की भी एक उम्र होती है। इस उम्र में हड्डियां उम्र होती है, और कौन तय करता है ये उम्र? राम प्रभाकर जी, मेरी सास पिछले महीने शांत हुई। पूरे 40 साल मैंने उनकी 24 घंटे तीमारदारी की है, उनके कपड़े धोए, उनका थूक तक साफ किया है मैंने। जब तक वो जिंदा थी मैंने कभी अपने मन की नहीं की, और आज जब वो चली गई, जब मैं इस 40 साल की गुलामी से आजाद हुई हूं, तो तुम सब फिर से मेरे पैरों में जंजीरें बांधने आ गए। क्या मेरी जिंदगी इतनी है कि पहले खुद के बच्चे पालो, फिर सास ससुर की सेवा करो, और जब बुढ़ापे में थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले, सोचे कि थोड़ा सा अपनी जिंदगी जी ले, तो उसमें भी आप लोगों को समस्या है? तुम पागल हो गई हो, अपनी जुबान को लगाम दो। अब तुम लोग क्या चाहते हो कि अब भी मैं तुम सबकी सुनूं? अब इस उम्र में बेटे की सुनूं, बहू की सुनूं, और उसकी नौकरी के चक्कर में उसके बच्चे को भी मैं ही पालूं, ताकि तुम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर सको, अपनी करियर बना सको, और मैं फिर से उसी चूल्हे चौके के नरक में सड़ती रहूं। मेरी जिंदगी कहाँ है विष्णु? क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? आज मैं 60 साल की हो गई हूं, मेरी भी तो कुछ स्पेस है, मेरा भी तो कुछ हक है ना इस दुनिया पर। नेहा और विष्णु शर्म से सिर झुका लेते हैं। उनके पास कावेरी जी के इन तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब मेरा मन करता है नाचने का, जब मेरा मन करता है सहेलियों के साथ घूमने का, तो मैं क्यों ना करूं? पिछले 40 साल से इन 4 दीवारों के भीतर घुट घुट कर जी रही हूं मैं। एक एक दिन कैसे काटा है मैंने, ये सिर्फ मेरा भगवान जानता है। लेकिन अब और नहीं, बहुत सुन ली सबकी, बहुत जी ली दूसरों के लिए, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। परसों शाम को ठीक 7 बजे ऑडिटोरियम में मेरा कंपटीशन है। तुम लोगों को अपनी झूठी मान मर्यादा बचानी हो तो घर पर बैठकर टीवी देखना, और अगर अपनी इस माँ और पत्नी को सच में एक इंसान समझते हो तो आकर ताली बजाना। मैं जा रही हूँ अपने रिहर्सल के लिए। माँ, आप ये बहुत देर से दाल पीस रही हो, मैं कर देती हूँ अब। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तुम लोगों को मेरे हिसाब का काम नहीं आएगा। जैसा मैं करती हूँ तुम नहीं कर पाओगी। तो एक बार बता दो ना कैसे करना है, मैं कर दूंगी। जितनी देर में मैं तुम्हें सिखाऊंगी उतनी देर में मैं 4 काम और कर लूंगी। तुम जाओ अपना काम करो, और मुझे भी और भी काम है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। इतनी देर में सुनीता का बड़ा भाई अमित आ जाता है। अरे सुनीता, तुम देख नहीं रही माँ कितनी थकी हुई लग रही है? तुम क्यों नहीं कर देती जो वो कर रही है? सारा दिन अपने रूम में फोन लेकर बैठी रहती हो। आपको क्या लगा भैया, क्या मैंने पूछा नहीं माँ से काम के लिए? वो खुद ही करने नहीं देती, बस ये कह देती है कि अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कर लूंगी। तुम्हें मेरी तरह काम करना नहीं आता, अब इसमें मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा ठीक है, चल मेरे लिए चाय बना दे। एक तो भैया मैं ना आपके काम कर करके थक जाती हूँ, सारा दिन कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हो। वाह, तुम इस उम्र में ही थक जाती हो, और माँ को देखो सारा दिन काम करती हैं। वो तो खुद ही मदद लेना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, बहस मत कर, फटाफट चाय बना दे। बस कुछ ही दिन और बनाऊंगी मैं चाय आपके लिए, फिर आप शादी कर लो। मेरे बस का नहीं है हर समय आपके लिए काम करते रहना। भाभी आएंगी तो माँ को भी मदद हो जाएगी। अरे ये क्या बात हुई कि माँ को मदद हो जाएगी? मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं। अपने घर के काम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। सब अपने अपने काम करो, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, पता है, मैं तो ऐसे ही इसे छेड़ रहा था, और अगर मुझसे पहले इसके लिए कोई लड़का मिल गया तो हम इसे ही भगा देंगे घर से। वैसे भी कोई काम धंधा तो करती नहीं है ये। मैं क्यों करूँ काम? तेरी बीवी आएगी तो उससे करवा लेना काम। अरे भाई, क्या बार बार भाभी से काम करवा लेना पर बात आ जाती है। मुझे तो किसी की मदद नहीं चाहिए, इतने सालों से कर रही हूँ, आगे भी कर लूंगी। चलो चलो, ये सब बातें छोड़ो, फटाफट खाना खाओ, फिर मुझे लड्डू भी बनाने हैं। पड़ोस वाली आंटी को मेरे हाथ के लड्डू अच्छे लगते हैं। वो घर में बिजनेस करती है ना, तो मेरे बनाए हुए लड्डू अपने नाम से बेचती है। हैं? क्या माँ, और आप कुछ कहती नहीं हो? सारा काम आपका, मेहनत आपकी, और नाम पैसा उनका, ये कैसी अजीब बात है? और आप जो ऊपर से थक जाती हो उसका क्या? कब से चल रहा है ये सब? आपने कभी बताया भी नहीं, ना ही कभी वो आई मदद करवाने।
अरे कुछ नहीं होता, आस पड़ोस में ये सब चलता है। अब 100-200 रुपए का हिसाब कौन रखता है? अभी तो हाथ पैरों में जान है कि अपने सारे काम खुद कर लूं। बात पैसों की नहीं है माँ, पर जबरदस्ती क्यों अपने माथे काम लेती हो? क्यों थकाती हो खुद को? अरे मेरा टाइम पास होता रहता है, तुम लोग नहीं समझोगे। तुम दोनों अपना अपना काम करो, मुझे शाम को कीर्तन में जाना है। थोड़ी खाने की तैयारी कर जाती हूँ। आप थोड़ी देर आराम कर लो, खाना तो मैं बना दूंगी। नहीं भाई, अपने हिसाब का काम मैं कर लूंगी। तू मसाला कम तेज कर देती है, फिर मुझसे तो खाया नहीं जाता। माँ, ऐसे बिल्कुल एडजस्ट नहीं करोगी तो कैसे काम चलेगा? नई बहू आएगी, जब भी आएगी वो भी तो अपने हिसाब से काम करेगी, तब क्या करोगी? या तो मैं उसे बिल्कुल मेरे जैसा खाना बनाना सिखा दूंगी, या फिर मैं तो अपना बना लिया करूंगी। पर तुम लोग बार बार क्या हर बार बहू तक पहुंचा देते हो। थोड़ी देर में वो कीर्तन में चली जाती है। माला जी, कोई आए ना आए, आप टाइम पर जरूर आ जाती हो। मुझे तो काम निपटाते निपटाते देर हो जाती है। अरे मैं तो बहू के ऊपर छोड़ आती हूँ सारा काम। अब जब वो ऑफिस जाती है तो वो सुबह तक का मैं करती ही हूँ ना। शाम के काम तो मैं हाथ भी नहीं लगाती। पर वो आपके हिसाब का काम कर लेती है। जितना मुझे पता है आपको भी बहुत सलीके से काम करने की आदत है। अरे नहीं, वो कहाँ कर पाती मेरे जैसा काम। पर थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना, वरना ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब इस बुढ़ापे में इतना काम नहीं हो सकता, तो जैसा होता है वैसे ही सही। कम से कम काम तो हो जाता है। हाँ, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अब मुझे यहाँ आना था तो सुनीता कह तो रही थी कि वो कर लेगी खाने का काम, पर भैया मैं तो अपना काम निपटा कर आई हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं तो जाकर बैठ जाऊंगी बिस्तर पर। बचा खुचा काम वही करेगी, मेरे बस की तो नहीं है। अगर थोड़ा एडजस्ट ना करो तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी फिर? चलो मैं चलती हूँ, मेरे तो सीरियल का टाइम हो रहा है। दोनों अपने घर चली जाती हैं। आज तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, आजकल नीचे बैठा नहीं जाता। आप आराम करो माँ, मैं कर देती हूँ खाने का काम। अरे घुटने ही तो दर्द हो रहे हैं, कोई पैर थोड़ी टूट गए हैं, मैं कर लूंगी। बस तू सबके लिए चाय बना दे। सुनीता के बहुत कहने के बाद भी ममता खाना खुद ही बनाती है। कुछ समय और निकलता है और अब अमित की शादी की बात होने लगती है। ऐसे लड़की देखना जो घर का काम जानती हो। हमें जॉब वाली नहीं चाहिए, घर पर रहेगी तो माँ का हाथ बटा देगी। अरे ये शादी अपने लिए कर रहा है या मेरे लिए? भाई तू अपनी पसंद से शादी कर। अपने घर के काम में अकेले ही कर लूंगी। बहू ला रहे हैं, कोई काम वाली नहीं ला रहे। हाँ माँ, बहू ही ला रहे हैं। अब एक से दो हो जाते हैं तो थोड़ा आराम तो हो ही जाता है ना, उस हिसाब से बोल रहे थे हम। जल्दी ही अमित की शादी एक घरेलू लड़की से हो जाती है। मुझे घर पर रहने वाली लड़की ही चाहिए। अगर आपका जॉब का कोई भी इरादा हो तो आप पहले ही बता दो। नहीं, मुझे भी घर पर ही रहना है। नया-नया खाना बनाना यही सब अच्छा लगता है। आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस एक बार मैं घर में आ गई, इसका मतलब घर और घरवाले सब मेरे हो गए। अमित ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और मोनिका बिल्कुल निकलती भी वैसी ही है। अगले दिन सुबह, माँ जी, आज तो मीठा बनाना होगा ना? हाँ, बनाना तो था, पर अब तुम उठी ही 6 बजे हो। नई-नई बहू को तो 4 बजे उठ जाना चाहिए और रसोई में आ जाना चाहिए। नई जगह थी ना, रात को नींद ही नहीं आई। जो भी है, मीठा तो बना लिया मैंने, नाश्ता भी बना लिया। तो फिर अब मैं क्या करूं? और कोई काम है? कपड़े धोने हैं, पर वो मैं अपने हिसाब से धो लूंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मोनिका कमरे में चली जाती है। क्या हुआ? माँ जी कुछ करने ही नहीं दे रही, बोल रही हैं अपने हिसाब से कर लूंगी। थोड़ा टाइम दो, समझ जाओगी। मोनिका सारा दिन यूं ही खाली बैठी रहती है, बस थोड़ा बहुत अमित का या सुनीता का काम कर देती थी। अब वो बहुत बोर होने लगी थी। अमित, मैं सारा दिन क्या करूं? मम्मी जी कुछ करने ही नहीं देती, यही कहती रहती हैं तुम्हें मेरे हिसाब से करना नहीं आएगा। अपने घर के काम मैं अकेले ही कर सकती हूँ, बहुएं तो करती ही हैं घर के काम। अब जब वो सिखाएंगे ही नहीं, मुझे कैसे आएगा? मैं सारा दिन खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चलो देखते हैं, मैं कुछ करता हूँ। शाम को, माँ, मेरी एक ऑफिस की सीनियर है, उसने सबको चाय पर बुलाया है, चलते हैं सब। अरे मैं जाकर क्या करूंगी, तुम सब चले जाओ। पीछे से बाई आएगी और लॉन्ड्री वाले को भी बुलाया है, और फिर रात का खाना भी तो बनाना होगा। तो मोनिका रह जाएगी ना घर पर, वो कर लेगी काम। वैसे ही ये यहाँ पर किसी को तो जानती भी नहीं। चलो आप घर का काम वो देख लेगी।
इससे तो अच्छा तुम चले जाओ ना, इसे क्या समझ आएगा। न कपड़े पता है क्या देने हैं, न बाई अभी इसको ठीक से जानती है। ये भी बाई को कुछ बोल नहीं पाएगी। और खाना तो अभी रहने ही दो, इसे क्या पता हम कैसा खाते हैं क्या खाते हैं। ये नहीं बना पाएगी, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। पर माँ, आपके घुटनों में भी तो दर्द है ना, आप सुबह कह रहे थे ना। अरे ऐसे दर्द तो होते रहते हैं, पहले भी तो कर ही लेती थी ना जब बहू नहीं थी, तो अब भी कर लूंगी, धीरे धीरे उठते बैठते कर ही लूंगी। जा जा तुम लोग जा, इसे भी ले जा, घर के काम तो मैं अकेली ही कर लूंगी। तो लाइए, कम से कम मैं तेल ही लगा दूं आपके पैरों में, आराम ही हो जाएगा। आपका खाना बना जाती हूँ। अरे नहीं भाई, मैं कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी अपने आप, तुम लोग जाओ। ममता मानती ही नहीं और वो तीनों ही बॉस के यहाँ चले जाते हैं। ममता अपना खाना खुद बना लेती है और बाकी सारा काम भी खुद ही कर लेती है। मोनिका को बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसे घर का कोई काम नहीं करने देती, कोई जिम्मेदारी नहीं देती। ये शादी माँ जी को पसंद नहीं थी क्या? क्या उनको मैं पसंद नहीं? आपने जबरदस्ती शादी की है। सास ऐसा बर्ताव तभी करती है जब उनकी पसंद की बहू नहीं आती। आपको मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी। कोई मैं आखिरी लड़की तो थी नहीं दुनिया में, ना ही कोई आपकी उम्र हो रही थी कि अपनी माँ की पसंद के बगैर शादी कर ली। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को शुरू से आदत है खुद ही सब कुछ करने की, वो मुझे भी कहाँ कुछ करने देती हैं। पर अब तो धीरे धीरे उनकी उम्र भी हो रही है, उनसे काम होता भी कहाँ है। पता है हमें, पर वो मानती नहीं है, क्या करे। पता नहीं उनके मन में ये बात क्यों है कि अगर वो किसी को अपना काम करने के लिए बोल रही हैं या उससे मदद मांग रही है तो वो उस पर आश्रित हो जाएंगी। वो लोग देर रात वापस आते हैं। अब जब तक सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं कि ममता की छोटी बहन कविता मोनिका की मासी सास आई हुई है। आपने उठाया क्यों नहीं माँ जी? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बहू अभी तक सो रही है और मैं अच्छा सा चाय नाश्ता बना देती। ये चाय मठरी तो अच्छी नहीं लगेगी। अरे कोई बात नहीं, चाय पानी ही तो करना था, मैंने कर दिया। पर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? अरे कुछ नहीं सोचेगी। मोनिका जाकर उनके पास बैठती है और उनको प्रणाम करती है। अरे आजा बहू आजा, कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। चल मेरे पैर दबा दे और हो सके तो तेल भी लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आजकल की बहुओं से ये सब नहीं होता, फटाक से उनका मुंह बन जाता है। कोई दिक्कत है तो अभी बता दे, आगे से नहीं बोलूंगी, वरना जा भाग कर तेल लेकर आजा। मोनिका जैसे इतनी खुश हो जाती है कि पता नहीं किसी ने उसे क्या करने के लिए कह दिया हो या कोई खजाना दे दिया हो। जरूर मौसी जी, जरूर, अभी लाती हूँ तेल, और मैं गर्म पानी भी लाती हूँ। पहले आप उसमें पैर डालना, आपकी थकान दूर हो जाएगी। मोनिका भाग कर जाती है, सब सामान लेकर आती है। वो बढ़िया से पहले गर्म पानी से सिकाई करती है, फिर तेल लगा लगा कर मालिश करती है। अरे मजा आ गया मोनिका, इतना आराम मिल रहा है कि पूछो मत। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? कैसी बातें कर रही हैं मौसी जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपना समझकर मुझे अपनी तकलीफ बताई। बड़ों की सेवा करना, उनके काम में हाथ बटाना तो छोटों का फर्ज होता है। अब आपको कोई भी तकलीफ हो, आप मुझे ही बताना। कुछ भी चाहिए हो या खाना हो, आप मुझसे कहना। मुझे बहुत नए नए तरीके के खाने बनाने आते हैं। अरे ममता, तेरी बहू तो बहुत ही गुणी निकली, लगता है इसकी और मेरी खूब जमेगी। चल चल, अब उठ गई है तो अच्छा सा नाश्ता बना, बढ़िया पनीर के पकौड़े और चटनी। मोनिका डरते डरते अपनी सास ममता को देख रही है कि वो शायद मना करेंगी। अरे जीजी को क्या देख रही है, जब मैं बोल रही हूँ बनाने को तो बना। मोनिका बड़ी खुशी खुशी रसोई में जाती है और सबके लिए बढ़िया से 2-4 तरह के पकौड़े और चटनी बना लाती है। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, इतने स्वाद बने हैं कि पूछो ही मत। अरे ममता, तू भी तो खा। हाँ बस वो कपड़े भिगो कर आ जाऊं, फिर खाती हूँ। अरे बहू कर लेगी ना? क्यों मोनिका, कर लोगी ना? हाँ मसी जी, मैंने तो फटाफट सारा काम कर दिया है और मैं ये भी कर लूंगी। आप लोग खाइए मजे से, मैं और बना कर लाती हूँ। सब आराम से पेट भरकर खाते हैं, 1-2 बार चाय भी बन जाती है। फिर मोनिका भी अपना खा पीकर कपड़े धोने चली जाती है। अच्छे तो थे, पर जो मैं बनाती हूँ ना वो स्वाद नहीं आया। क्यों सुनीता? क्यों अमित, वैसे थे? नहीं माँ, आपके जैसा स्वाद नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे थे। माँ बस 19-20 का ही फर्क समझो, ये तो बहुत ही बढ़िया थे। चाय भी बहुत बढ़िया थी। बहू को थोड़ा आराम करने दिया करना, हर काम अकेला आदमी थोड़ी कर सकता है। तो उसके हल्के काम ले लिया कर, कभी कपड़े प्रेस कर दिए, कभी पौधों में पानी डाल दिया, तो कभी उसे भी सहारा हो जाएगा और तुझे भी।
मुझे तो सहारे की जरूरत है ही नहीं। अपने घर के कामों के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। मैं तो अपनी माँ के यहाँ भी जाती हूँ तो वहां भी काम करने लगती हूँ। मैं क्यों किसी पर बोझ बनूं? अरे क्या बात कर रही है और तू क्या कह रही है? बोझ की बात है ही नहीं, बात एक दूसरे का सहारा बनने की है। हाँ ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखी जाएगी। भाई मोनिका, तेरी सास को समझाना तो बहुत मुश्किल है। तू मेरा तो एक काम कर दे। देख, ये 2-3 साड़ियां हैं, इनकी फॉल निकल गई है, तू लगा दे। आती भी है लगानी? हाँ मासी जी, मुझे तो सब आता है। फॉल, पिको, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। अरे मजा ही आ गया। अब तो इस सर्दी तेरे हाथ का बना स्वेटर ही पहनूंगी। अपनी बहू और बहन की आपस में बनती देख अब ममता को थोड़ी जलन हो रही थी। अब वो ये सोच रही थी कि इसको तो सब कुछ आता है, अगर इससे थोड़ी मदद भी ले लूं तो क्या ही हो जाएगा। पर अब इससे कहूँ कैसे कि मेरे लिए भी स्वेटर बना दे या मेरी नई साड़ी का ब्लाउज सिल दे। सिल जाएगा तो दिवाली पर पहन लूंगी। उधर मोनिका मासी जी से पूछ पूछ कर उसके सारे काम फटाफट करती जा रही थी और उनके लिए नए नए पकवान भी बना रही थी। पर ममता के मुंह से उसके लिए एक शब्द तारीफ का नहीं निकल रहा था। अरे वाह, क्या बढ़िया ब्लाउज सिला है इसने। बिल्कुल सही फिटिंग है, 1 इंच उधर उधर नहीं है। भाभी का ये हुनर हमें पता ही नहीं था। भाभी, मेरा एक सूट भी सिल दो ना और मेरे कमरे की टेबल के लिए कवर भी बना दो। मोनिका सब कर देती है। ये सब देख अब ममता का मन होने लगता है कि वो भी अपना काम करवा ले। वो अब सीधा तो बोलती नहीं है, पर सबके सिलने वाले कपड़ों के साथ वो भी अपना ब्लाउज का कपड़ा रख देती है। मोनिका भी समझ जाती है और चुपचाप बढ़िया सा सिल देती है। जब तक मोनिका सिलाई करती है, ममता पलंग की चद्दरें बदल देती है। इस काम में वो ज्यादा थकती भी नहीं है। शाम को, मासी जी आज समोसे खाओगे? सब जानबूझकर चुप रहते हैं और ममता की तरफ देखने लगते हैं कि अब तो शायद ये बहू के काम करने के तरीके को अपना ले। मोमोज सुनकर ममता के मुंह में भी पानी आ जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि हाँ कैसे कहे कि उसका भी मन है। ठीक है, जब कोई हाँ ही नहीं बोल रहा तो मैं दाल रोटी ही बना लेती हूँ। अब जब सबका मन है ही तो बना ले, मैं भी 1-2 पीस खा लूंगी। मोनिका बढ़िया से मोमोज बनाती है, सब खूब पसंद से खाते हैं। अब मोनिका का मन भी लगने लगता है घर में। ममता उसे थोड़ा थोड़ा काम बताने लगती है, उसे भी आराम हो जाता है। देखा ममता, थोड़ा एडजस्ट कर लो तो कितना आसान हो जाता है। सबको अपने हाथ का काम अच्छा लगता है, पर एक दूसरे का हाथ बटाने से काम भी जल्दी हो जाता है और नए तरीके से काम भी करना आता है। अब तू ही बता, इतनी अच्छी बहू है तेरी, कितने सारे काम आते हैं इसे। आजकल की लड़कियों को इतने काम नहीं आते जितने इसे आते हैं। तू बेकार ही अकेली परेशान क्यों होती रहती है? थोड़ा काम बता दिया कर इसे, थोड़ा वो कर लेगी, थोड़ा तू कर लिया कर। हाँ, कविता सही कह रही है। ये अकेले सारा काम करने के चक्कर में पूरी बैंड बजाती है मेरी। आगे से दोनों मिल बांट कर ही कर लिया करेंगे काम। चल, तेरे आने से ये बात तो समझ आई। हर कोई अपना घर अकेले संभाल सकता है, पर साथ मिलकर काम करने से काम ज्यादा जल्दी और अच्छे से हो जाता है।